हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गंगा। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लर्निंग या सीखना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड्स, मनोविज्ञान में लर्निंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हल करेंगे जो आने वाले सभी टेट परीक्षाओं, यूपी पीजीटी साइकोलॉजी और यूजीसी नेट जैसे परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग ऑप्शन नंबर बी, पैवलोव ने दिया है। फ्रेंड, पैवलोव महोदय ने क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया है। स्किनर महोदय ने फ्रेंड ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया है। ये भी नोट करना, पूछा जाता है। स्किनर महोदय का है ऑपरेंट कंडीशनिंग और पैवलोव का है क्लासिकल कंडीशनिंग या प्राचीन अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूझ की उत्पत्ति होती है। तो सूझ या जिसे हम इंसाइट भी बोलते हैं, तो सूझ या इंसाइट की उत्पत्ति होती है अचानक, अनिश्चित, धीरे धीरे या क्रमबद्ध तरीके से। तो फ्रेंड, सूझ की जो उत्पत्ति होती है ऑप्शन नंबर ए, अचानक होती है। फ्रेंड, जो गेस्टाल्टवादी है उसमें कोहलर नाम के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने सीखने के सिद्धांत में बताया है कि जो मनुष्य है वो सूझ के सहारे ही धीरे धीरे सूझ के सहारे ही सीखता है, लेकिन सूझ की उत्पत्ति जो है वह अचानक होती है। तो सूझ की उत्पत्ति अचानक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन अनुबंधन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड, प्राचीन अनुबंधन को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन या पैवलियन अनुबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, प्राचीन अनुबंधन को नोट करना कि पैवलोव महोदय ने इसे दिया था। तो पैवलोव को क्लासिकल कंडीशनिंग का फादर भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, तो पैवलोव महोदय हैं। तो पैवलोव महोदय को इसलिए इसे पैवलियन अनुबंधन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, पैवलियन अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन को क्लासिकल कंडीशनिंग या पैवलियन अनुबंधन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्व अनुभवों या एक्सपीरियंसेस एवं अभ्यास या प्रैक्टिस के फलस्वरूप डैश में परिवर्तन सीखना है। तो पूर्व अनुभवों और अभ्यास के फलस्वरूप मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन, अंतर्नोद, प्रेरणा या व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि बिहेवियर में चेंज होने को हम लर्निंग कहते हैं। ये लर्निंग की डेफिनेशन है फ्रेंड कि पूर्व अनुभवों और अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टॉलमैन के अनुसार निम्न में से किसके बीच साहचर्य सीखना है? टॉलमैन महोदय के अनुसार निम्न में से किसके बीच साहचर्य होना सीखना है? उद्दीपक उद्दीपक, स्टिमुलस स्टिमुलस, अनुक्रिया अनुक्रिया, रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स या उद्दीपक प्राणी। तो फ्रेंड, जो एसआर कंडीशनिंग वाले थे, स्टिमुलस रेस्पॉन्स वाले, वो तो उद्दीपक अनुक्रिया को मानते थे, लेकिन टॉलमैन जो थे उन्होंने उद्दीपक के बीच होने वाले साहचर्य को सीखना कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है कि टॉलमैन महोदय के अनुसार किसके बीच साहचर्य सीखना है? तो उद्दीपक और उद्दीपक के बीच। उन्होंने कहा है कि एक स्टिमुलस से प्राणी दूसरे स्टिमुलस तक सीखता है जाना, तो उद्दीपक से उद्दीपक को कनेक्ट करते हुए सीखता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? प्रयत्न एवं त्रुटि, ट्रायल एवं एरर थ्योरी। जैसे कि आप जानते होंगे कि हल, टॉलमैन, थॉर्नडाइक, पैवलोव महोदय से, इन चारों में से थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड, जो हल महोदय है इन्होंने रेनफोर्समेंट थ्योरी दी थी। आप नोट करते चलना। टॉलमैन ने, अभी मैंने आपको बताया कि उद्दीपक के उस पर जोर डाला है, उद्दीपक पर, और टॉलमैन के सिद्धांत को टॉलमैन ने अपने सिद्धांत में चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था, और पैवलोव महोदय ने अपना एक्सपेरिमेंट कुत्ते पे किया था, और थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पे किया था, और थॉर्नडाइक महोदय ने ही ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच किस प्रक्रिया द्वारा साहचर्य स्थापित होता है? तो फ्रेंड, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच किसके द्वारा साहचर्य एसोसिएशन एस्टेब्लिश होती है? चिंतन, प्रेरणा, सीखना और संवेद। तो आप जानते होंगे कि सीखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सीखने से ही उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच साहचर्य स्थापित होता है। किस नियम के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 8, किस नियम के अनुसार क्रिया का दोहराव
किस नियम के अनुसार क्रिया का दोहराव संबंध मजबूत बनाता है? प्रभाव, तत्परता, प्रयोग, अभ्यास। तो फ्रेंड ये इनमें से 3 नियम, प्रभाव, तत्परता और अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। ये सीखने का नियम है जो कई बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। प्रभाव का नियम यह कहता है कि हम किसी चीज़ को जब सीखते हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव, इफेक्ट होगा। यदि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तो हम उस चीज़ को अधिक से अधिक सीखते हैं, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या उसका यदि किसी चीज़ को सीखने का हम पे बुरा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसे सीखना नहीं चाहते हैं। तत्परता या रेडीनेस का इफेक्ट करता है कि जब इंसान सीखने के लिए रेडी होता है तो वो जल्दी सीखता है, मतलब सीखते हुए हमें एक्टिवली सीखना चाहिए। और अभ्यास का नियम, जैसे कि आपको पता ही होगा कि बार बार अभ्यास से हम चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुधान, आपने सुना ही होगा। तो थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है कि किसी चीज़ का जब बार बार अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ को हम अच्छे से सीख जाते हैं। तो क्रिया का दोहरा समन्वय मजबूत बनाता है, ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास का नियम। और प्रयोग का नियम, ये थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, थॉर्नडाइक द्वारा अपने प्रयोग किस पर किए गए थे? तो मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था कि थॉर्नडाइक महोदय ने ऑप्शन नंबर ए, बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब नोट करना, कुत्ते पे पेवलोव का प्रयोग है, पेवलोव महोदय का प्रयोग है। चूहे पे स्किनर का, टॉलमन का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन थॉर्नडाइक के नियमों में से है? तो फ्रेंड अभी मैंने आपको थोड़े पहले बताया था कि थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 3 नियम बताए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम, जैसा कि आप जानती हैं कि हम किसी चीज़ को बार बार अभ्यास करें तो वह स्टिमुलस और रेस्पॉन्स में एसोसिएशन बढ़िया होगा। बार बार करने से चीज़ें हम अच्छे से सीखेंगे। प्रभाव का नियम यह कहता है कि हम किसी चीज़ को हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसका हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सीखने को इफेक्ट करेगा। और तत्परता का नियम है कि हम सीखने के लिए व्यक्ति तत्पर है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उनके दिए गए नियम है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी है, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, सभी का ये तीनों नियम, ये सभी नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, असत्म युग्म कौन सा है? यानी मतलब इसमें से कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। शारीरिक प्रेरक निंद्रा, तो फ्रेंड जो निंद्रा है यानी स्लीप है वो हमारी बायोलॉजिकल नीड है, बिल्कुल सही बात है। ऋणात्मक पुनर्वलन दंड, तो फ्रेंड जो पनिशमेंट है या दंड है वो ऋणात्मक, इससे नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिलती है, बिल्कुल सही बात है। बाह्य प्रेरक पुरस्कार है, तो फ्रेंड जब किसी चीज़ को हम अच्छा करते हैं, हमें रिवॉर्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है या किसी चीज़ के बदले पैसे मिलते हैं तो वो बाह्य होगा, बाह्य रूप से हमें मोटिवेट करता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आंतरिक प्रेरक वेतन, नहीं फ्रेंड्स, आंतरिक प्रेरक वेतन ये गलत है। तो इसमें आपसे असत्य गलत वाला पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फ्रेंड जो ये वेतन है ये बाहरी रूप से है तो यह बाह्य प्रेरक है, आंतरिक प्रेरक नहीं है। आंतरिक प्रेरक वो चीज़ें होती हैं जो हमें अंदर से खुद मोटिवेट करती हैं, जैसे कि कोई इंसान अपना आगे बढ़ने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए काम करता है तो यह आंतरिक प्रेरक का काम होगा। लेकिन रिवॉर्ड पाने के लिए, पैसे, वेतन पाने के लिए काम करना यह आंतरिक प्रेरक नहीं है, बाह्य प्रेरक का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्य युग्म कौन सा है? फ्रेंड इसमें सत्य वाला पूछा, ट्रू कौन सा है? पेवलोव बिल्ली, नहीं फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट है वो कुत्ते पे है, थॉर्नडाइक महोदय का बिल्ली पे है, तो ये अपोजिट है फ्रेंड। पेवलोव का कुत्ते पे है और थॉर्नडाइक का बिल्ली पे है। स्किनर का बंदर पे नहीं, फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि स्किनर महोदय का चूहे पे है, आप नोट करना। कोहलर बनमानुस, हाँ फ्रेंड ये सही है। कोहलर महोदय ने अपना एक्सपेरिमेंट बनमानुस पे किया था, चिंपैंजी पे, ये बिल्कुल सही है। फ्रेंड कई बार पूछा जाता है कि कोहलर ने जिस बनमानुस या चिंपैंजी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम क्या था, तो आप ये भी नोट करना कि कोहलर के बनमानुस का नाम सुल्तान था। कोहलर ने सुल्तान नामक बनमानुस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, असत्य युग्म कौन सा है? इसमें मतलब गलत कौन सा है? प्राचीन अनुबंधन पेवलोव, बिल्कुल सही है फ्रेंड, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो पेवलोव महोदय ने दिया था। नैमितिक अनुबंधन स्किनर महोदय ने, बिल्कुल सही है। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक महोदय का है फ्रेंड, ये भी सही है। लेकिन पहला वाला जो है अंतर्दृष्टि हल, नहीं, अंतर्दृष्टि कोहलर महोदय से रिलेटेड है, तो ये यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी प्राचीन अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव, नैमितिक स्किनर, ऑपरेशन त्रुटि थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर
14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है सर्वसम अवयव सिद्धांत। सर्वसम अवयव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फ्रेंड, ये एक सर्वसम अवयव सिद्धांत है। यह कोहलर, पैवलव, थॉर्नडाइक या गथरी महोदय द्वारा किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये कई बार पूछा जाता है, ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है सर्वसम अवयव सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 है जब एक कौशल का अधिगम दूसरे कौशल के अधिगम पर सहायता करता है तो क्या कहलाता है? फ्रेंड, जब एक कौशल का यानी एक स्किल का दूसरे कौशल के अधिगम पर सहायता करता है तो क्या कहलाता है? ऋणात्मक हस्तांतरण, शून्य, धनात्मक हस्तांतरण या तटस्थ हस्तांतरण। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, धनात्मक हस्तांतरण। फ्रेंड, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है या सीखने का हस्तांतरण है, यह तीन प्रकार के होते हैं। आप नोट करना, धनात्मक हस्तांतरण, ऋणात्मक हस्तांतरण और शून्य हस्तांतरण। फ्रेंड, जिसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक कौशल का सीखने का दूसरे पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है या हेल्प करता है तो यह है धनात्मक या पॉजिटिव हस्तांतरण। लेकिन जब हम एक कौशल का या एक चीज़ सीखने का दूसरे पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वह ऋणात्मक हस्तांतरण होगा। और जब तीसरा एक चीज़ को सीखने का यानी एक कौशल को सीखने का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो वह शून्य हस्तांतरण कहलाएगा, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी है, धनात्मक हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 16, पुनर्वलन की अनुपस्थिति में कौन सा अधिगम होता है? फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करना कि पुनर्वलन की अनुपस्थिति में अधिकतर व्यवहारवादियों ने कहा है कि पुनर्वलन या रेनफोर्समेंट का होना लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो कौन सा लर्निंग है जो विदाउट रेनफोर्समेंट की अब्सेंट में होता है? कार्यक्रम लर्निंग, शाब्दिक, पर्व, साम्य या अवयव। तो फ्रेंड, अव्यक्त लर्निंग ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसे लेटेंट लर्निंग भी कहते हैं, यानी कि छिपा हुआ लर्निंग। फ्रेंड्स, ये टॉलमैन महोदय का कॉन्सेप्ट है, आप नोट करना। अव्यक्त लर्निंग टॉलमैन महोदय ने दिया था। उनका कहना था कि सीखने के लिए, टॉलमैन महोदय का मानना था कि सीखने के लिए पुनर्वलन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीखे हुए चीज़ों को व्यक्त करने के लिए प्रकट करने के लिए रेनफोर्समेंट की ज़रूरत है। तो अव्यक्त लर्निंग बिना पुनर्वलन की अनुपस्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है जब पहले सीखा गया विषय बाद के सीखे जाने वाले विषय में बाधा पहुंचाए। जैसे मैंने आपको थोड़े पहले बताया था फ्रेंड कि जब एक चीज़ सीखना, कोई चीज़ सीखते हैं वो दूसरी चीज़ के सीखने पर बाधा पहुंचाता है तो इसे ऋणात्मक हस्तांतरण या नेगेटिव हस्तांतरण कहते हैं। लेकिन यदि कोई हेल्प पहुंचाए पहले सीखा हुआ चीज़ दूसरे पे तो उसे पॉजिटिव हस्तांतरण कहते हैं। और जब कोई इफेक्ट न डाले, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, तो जीरो हस्तांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपक द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, जो ज्ञात या निश्चित उद्दीपक द्वारा उत्पन्न व्यवहार को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष व्यवहार, प्रतिकृत व्यवहार, घटित व्यवहार या अप्रत्यक्ष व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतिकृत व्यवहार। ज्ञात और निश्चित उद्दीपकों द्वारा उत्पन्न व्यवहार कहलाता है प्रतिकृत व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 19 है सर्वप्रथम कोटि गुच्छन संप्रदाय का उपयोग किया। सबसे पहले किसने कोटि गुच्छन संप्रदाय का उपयोग किया? हेव, ग्लेज, अंडरवुड, बालफील्ड। फ्रेंड, ये कोटि गुच्छन है, यह सीखने में आपको हेल्प पहुंचाता है, ये कॉन्सेप्ट है, इसे बालफील्ड ने सबसे पहले यूज़ किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है निरर्थक पदों का सही क्रम क्या है? निरर्थक पदों का सही क्रम क्या है फ्रेंड? व्यंजन स्वर स्वर, स्वर व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर व्यंजन या स्वर व्यंजन व्यंजन। फ्रेंड, निरर्थक पद को एबिंगहॉस महोदय ने इंट्रोड्यूस दिया था एबिंगहॉस महोदय ने जब वो मेमोरी का स्टडी कर रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि सही क्रम है व्यंजन स्वर व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि कंसोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, CBC इसका है CBC, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, मतलब वोवेल एक ही आना चाहिए, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है सीखने पर पुरस्कार का सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 21 है सीखने का पुरस्कार पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीखने में देरी होती है, सीखने में शीघ्रता होती है, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, सीखने पे पुरस्कार का जो सामान्यतः प्रभाव है, यदि किसी चीज़ के सीखने पे आपको पुरस्कार दिया जाता है तो उससे सीखने में शीघ्रता होती है, थोड़ी सी हेल्प मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है चोरी करने पर बालक की पिटाई करना कौन सा अनुवर्णन है? फ्रेंड, यदि
कोई बालक चोरी करता है और उसकी पिटाई हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? अकर्म, पलायन, परिहार नैमित्तिक अनुबंधन या दंड नैमित्तिक अनुबंधन। तो ऑप्शन नंबर डी, दंड नैमित्तिक अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरस्कार का धनात्मक प्रभाव दंड के ऋणात्मक प्रभाव से प्रबल होता है। फ्रेंड, जो स्टडीज हुई हैं तो उसमें बताया गया है कि पुरस्कार का जो ऋणात्मक प्रभाव है, जो पुरस्कार का जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, वो दंड के नेगेटिव इफेक्ट से अधिक प्रबल होता है। आप बच्चे को कितना भी दंड दे दे उसका वो इफेक्ट नहीं होगा यदि से आप कोई अच्छा पुरस्कार देते हैं। तो बच्चे को पॉजिटिवली हमें ट्रीट करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। दंड का कोई इफेक्ट नहीं होता फ्रेंड। और जो दंड का जो प्रभाव होता भी है तो वो क्षणिक होता है, अस्थायी होता है। थोड़ी देर के लिए तो बच्चा आपसे डर जाएगा, लेकिन इसका कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि पुरस्कार के डर से वो कोई चीज़ सीखता है, पुरस्कार के प्रेरित होकर, तो उसका इफेक्ट अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चूहे पे अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो चूहे पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे फ्रेंड स्किनर महोदय। फ्रेंड पेवलव ने कुत्ते पर किया था, टॉलमैन ने भी चूहे पे किया था, लेकिन स्किनर यहाँ ज़्यादा बेटर हैं। और हल महोदय ने भी चूहे पे ही किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, नैमित्तिक अनुबंधन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, जो नैमित्तिक अनुबंधन है उसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन भी कहते हैं या ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन को ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोहलर द्वारा अपने प्रयोग किए गए। तो कोहलर द्वारा सूज द्वारा अधिगम पर एक्सपेरिमेंट किए गए। जो कोहलर महोदय थे, इन्होंने सूझ पर अधिगम किए थे, इनसाइट लर्निंग पर। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 27 है, दूसरों की क्रिया को देखकर वैसे ही क्रिया करना किस प्रकार का अधिगम है? तो यह अनुकरण है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी, दूसरों की क्रियाओं को देखकर वैसा ही क्रिया करना अनुकरण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिस्पर्धा का सीखने पे क्या प्रभाव पड़ता है? सीखने में वृद्धि होती है, सीखने में कमी आती है, सीखने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उपयोग में से कोई नहीं। तो प्रतिस्पर्धा का सीखने पे क्या प्रभाव पड़ता है? सीखने में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रतिस्पर्धा का सीखने पे क्या प्रभाव पड़ता है कि सीखने में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शाब्दिक अधिगम के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम निरर्थक पदों का निर्माण किसने किया? निरर्थक पदों का निर्माण किसने किया? तो मैंने आपको बताया था पहले, एबिंगहॉस महोदय ने किया था। और इसका फॉर्मेट क्या है? CBC, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। पेवलव ने प्रसिद्ध अनुबंधन प्रयोग किस पे किए थे? तो फ्रेंड, पेवलव ने कुत्ते पे किए थे। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड, जो एबिंगहॉस महोदय हैं, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट पे प्रयोग किए थे तो वो स्वयं पर ही किए थे, उसमें प्रयोग वो खुद थे। तो कई बार पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंट एबिंग महोदय ने किस पे किए थे? तो स्वयं पे किए थे। बिल्ली पे थॉर्नडाइक महोदय ने किए थे और बंदर पे चिंपैंजी पे गए थे कोहलर महोदय। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्थिति के सही प्रत्यक्षण को गेस्टल्टवादी द्वारा कहा जाता है। स्थिति के सही प्रत्यक्षण को गेस्टल्टवादी क्या कहते हैं? प्रात्यक्षिक स्वतंत्रता, प्रात्यक्षिक स्तर, प्रात्यक्षिक सुरक्षा, अंतर्दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 32 है, पेवलव के प्रयोग में अनुबंधित उद्दीपक क्या है? फ्रेंड, पेवलव महोदय ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग किए थे उसमें दो प्रकार के उद्दीपक थे, अनुबंधित और अनानुबंधित। तो जो अनुबंधित उद्दीपक थे या कंडीशनिंग था वो था घंटी बजाना, ऑप्शन नंबर ए। और जो अनानुबंधित था, जो नेचुरल था, वो था भोजन की प्रस्तुति, खाना। घंटी बजाना था अनुबंधित एक्सपेरिमेंट। 32 का है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 32 है, 33 है। पेवलोव शास्त्रीय अनुबंध का हिस्सा नहीं है। पेवलोव महोदय का जो एक्सपेरिमेंट है उसका हिस्सा नहीं है। विलोपन, क्रिया अनुबंधन, अनुबंधित उद्दीपक और क्रिया प्रसूत अनुबंधन या स्वतः पुनर्लाभ पेवलोव के क्लासिकल अनुबंध का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह अनुबंधन जिसमें अनुबंधित तथा स्वाभाविक उद्दीपक एक साथ उपस्थित होते हैं और एक साथ ही हटा लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समकालिक अनुबंधन। फ्रेंड, प्राचीन अनुबंध के 4 मुख्य वो हैं, 4 तरह से करते हैं। तो समकालिक जो है ऑप्शन नंबर सी साइमल्टेनियस अनुबंधन, उसमें क्या होता है कि एक साथ ही घंटी बजाते हैं, एक साथ ही भोजन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस अनुबंधन में उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक से पहले प्रस्तुत किया था और पहले ही हटा दिया था? तो फ्रेंड यह ऑप्शन नंबर ए है, चिन्ह अनुबंधन। इसमें क्या होता है फ्रेंड, पहले हम घंटी बजा दी है, उसे हटा लिए तो उस ट्रेस बन गया और उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे फिर थोड़ी देर बाद उसे भोजन देते हैं। तो अनुबंधित उद्दीपक यानी कि घंटी को स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन से पहले प्रस्तुत किया जाता है और पहले हटा लिया जाता है, तो चिन्ह अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुति के समानांतर के आधार पर अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह अनुबंधन जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन अनुबंधित उद्दीपक से पहले प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कौन सा है जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी से पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो ये है समकालिक, चिन्ह, विलंबित और पश्चगामी। फ्रेंड्स ये पश्चगामी अनुबंधन है। फ्रेंड जो बाकी के तीनों हैं उसमें हम पहले घंटी देते हैं, बाद में भोजन देते हैं, लेकिन पश्चगामी में या बैकवर्ड कंडीशन में क्या करते हैं कि पहले हम भोजन देते हैं और फिर घंटी देते हैं, और बाकी सब में पहले क्या करते हैं, घंटी देते हैं फिर भोजन देते हैं, और इसमें उल्टा करते हैं। पश्चगामी में बैकवर्ड, पहले भोजन देते हैं फिर घंटी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अधिगम का सूझ सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का सूझ सिद्धांत गेस्टल्टवादियों ने दिया। फ्रेंड अधिगम का सूझ सिद्धांत गेस्टल्टवादियों ने दिया। गेस्टल्टवाद के फादर है मैक्स वेर्नर, लेकिन कोहलर महोदय ने यह सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक पहले प्रस्तुत किया जाता है और स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किए जाने तक उपस्थित रहता है? तो यह विलंबित अनुबंधन है। फिर इसमें क्या होता है कि अनुबंधित उद्दीपक यानी कि घंटी पहले बजाया, फिर स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन के प्रस्तुत किए जाने तक रहता है। हमने पहले घंटी बजाया, अनुबंधित उद्दीपक दिया और फिर घंटी थोड़ी देर बजते दिए और फिर थोड़ी देर बाद मतलब घंटी बजते रहा और फिर भोजन लाए, तो इसे कहते हैं विलंबित अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह अनुबंधन जिसमें प्रयोज अनुक्रिया करके कष्टदायक स्थिति से बचता है। फ्रेंड वो कौन सा अनुबंधन है जिसमें प्रयोज यानी सब्जेक्ट अनुक्रिया करके कष्टदायक स्थिति से बचता है? तो वह है परिहार नैमित्तिक अनुबंधन। ऑप्शन नंबर सी सही है, वह अनुबंधन जिसमें प्रयोज अनुक्रिया करके कष्टदायक स्थिति से बचता है, तो परिहार नैमित्तिक अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुबंधित अनुक्रिया के विलोपन के कुछ समय बाद अनुबंधित उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुक्रिया होने की क्रिया को क्या कहते हैं? बीजभेदन, स्वाभाविक सामान्यीकरण, पुनर्वलन, स्वतः पुनर्लाभ। फ्रेंड अनुबंधित अनुक्रिया पेवलोव के एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट है स्वतः पुनर्लाभ। इसमें क्या होता है कि अनुबंधित उद्दीपक यानी जब घंटी बजा और लार की प्रोसेस है, जब आपने पेवलोव का थ्योरी पढ़ा होगा तो घंटी बजा और उसके अकॉर्डिंग लार स्राव की प्रक्रिया कुत्ते ने सीख ली, लेकिन जब थोड़ी देर बाद हम रेनफोर्समेंट यानी कि भोजन देना भूल जाते हैं तो कुत्ता भी ये लार स्रावित करना भूल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह अनुबंधित उद्दीपक की क्रिया करने लगता है। तो हमने फिर भोजन दिया थोड़ी देर बाद, लेकिन वो फिर करने लगता है एक्टिविटी, तो उसे कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ।
यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया के विलोपन के कुछ समय पश्चात अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करने पर जो अनुबंधित अनुक्रिया होने की क्रिया होती है वह स्वतः पुनः लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अनुबंधन के पश्चात बार बार केवल अनुबंधित उद्दीपक देने से अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न नहीं होती। यह क्रिया कहलाती है विलोपन। फ्रेंड ये नोट कीजिएगा कि यह स्वतः पुनर्लाभ से अपोजिट घटना है। इसमें क्या कर रहा है कि अनुबंधन के पश्चात यानी कि कंडीशनिंग हमने स्टैब्लिश करा ली कि घंटी बजी और कुत्ते ने लार की स्राव की प्रक्रिया की, लेकिन केवल सिर्फ अनुबंधित उद्दीपक देने से अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न नहीं होती। हाँ, लेकिन हम सिर्फ बार बार घंटी बजाते रहे और बीच में हमने भोजन नहीं दिया यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक नहीं दिया तो यह अनुक्रिया नहीं होगी। इसको ही विलोपन कहते हैं कि सिर्फ घंटी बजाने पे ही वह नहीं सीखेगा, उसे भोजन भी देना होगा। तो अनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ स्वाभाविक उद्दीपक भी उसे देना होगा। तो ये कह रहा है कि अनुबंधन के पश्चात अनुबंधित उद्दीपक देने से अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। यानी कि सिर्फ हम घंटी देते रहे, अनुबंधित उद्दीपक यानी कि घंटी देते रहेंगे तो अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न नहीं होगी। इसके लिए हमें भोजन भी देना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, विलोपन। क्वेश्चन नंबर 43 है, वह क्रिया जिसमें प्राणी मौलिक उद्दीपक के साथ अनुबंधित अनुक्रिया को अन्य समान उद्दीपकों के साथ भी करने लगता है कहलाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। ये आप जानते होंगे, जैसे कि वह क्रिया जिसमें प्राणी मौलिक अनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ अनुबंधित उद्दीपक के अन्य समान उद्दीपकों के साथ भी करने लगता है। जैसे फ्रेंड पैवलोव का एक्सपेरिमेंट किया था कि घंटी बजा और उसमें हमने घंटी बजा, फिर हमने भोजन दिया और उसने लाल स्राव की प्रक्रिया सीखी। लेकिन फ्रेंड ये शुरू में जब हम उसे सिखा रहे होते हैं कुत्ते को, तो वह मिलती जुलती सभी आवाज़ पे सभी तरह का आवाज़ 400 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज पे वो कर देगा। तो इसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। वह क्रिया जिसमें प्राणी मौलिक अनुबंधित उद्दीपक यानी जो उसे हम सिखाना चाहते हैं उसके साथ साथ वो अन्य समान उद्दीपकों के साथ भी वो सेम व्यवहार करने लगता है, तो उसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। फ्रेंड यदि कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे लास्ट क्वेश्चन है, अनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत न करना किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है। अनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ स्वाभाविक उद्दीपक की प्रस्तुत न करना किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है। बाह्य, आंतरिक, अतिरिक्त या इनमें से कौन। तो फ्रेंड ये आंतरिक अवरोध उत्पन्न करता है। यदि हम अनुबंधित उद्दीपक यानी कि हमारा हो गया घंटी के साथ साथ स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन को हम प्रस्तुत ना कर रहे हैं तो ये कैसा अवरोध होगा, आंतरिक अवरोध होगा। अनुबंधित उद्दीपक यानी कि घंटी के साथ साथ स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन को प्रस्तुत ना करना, घंटी के साथ भोजन को प्रस्तुत ना करना किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, तो आंतरिक अवरोध। तो फ्रेंड ये आज के कुछ लर्निंग टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आने वाली परीक्षाओं में आपके उपयोगी साबित होगा। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।